हिडन एम्परर एपिसोड 114 कार्तिक मित्तल से मुलाकात। अभय मित्तल की जोर जोर की चीख सुनने के बाद उसके दोस्त उसके पास आते हैं और जल्दी से अभय मित्तल के पास जाते हैं। जैसे ही उसके दोस्त उसके पास आते हैं तो अभय मित्तल अपने पास खड़े एक लड़के से पूछता है, मनीष आखिर ये लड़का कौन था और इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है जो मेरे पिता का नाम सुनने के बाद भी नहीं डरा। अभय मित्तल की बात सुनने के बाद उसके पास खड़ा लड़का जिसको वह मनीष कह रहा था वह अभय मित्तल के पास आता है और अभय मित्तल को समझाते हुए कहता है, भाई मैंने तुझे पहले ही बताया था, दिल्ली का बिजनेस वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड दूसरे स्टेट से बिल्कुल अलग है। दिल्ली में बहुत सी ऐसी छुपी हुई ताकत रहती है जिनका किसी को नहीं पता। अगर दिल्ली में कोई दूसरे स्टेट का इंसान आकर यहाँ पर बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करे तो उसके लिए यहाँ पर आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ऐसा ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में है। इसी वजह से दिल्ली की किस गली में से किस तरह की ताकत निकल आए किसी को कुछ नहीं पता रहता और मैं भी इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानता। मनीष की बात सुनने के बाद अभय मित्तल मनीष से कहता है, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो और मुझे अभी के इस एक्सीडेंट के बारे में डैड को बताना होगा। एक बार डेविल के साथ मेरे डैड की डील हो जाए फिर बताता हूँ इस लड़के को, और जब देखूंगा क्या डेविल के सामने भी ये लड़का अपनी जुबान खोलने की हिम्मत करता है। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें ये तो पता था कि मित्तल खानदान का हेड और उनका बेटा दिल्ली आए हुए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था आखिर मित्तल खानदान की ये दोनों मुख्य सदस्य यहाँ पर इस वक्त करने क्या आए हैं। लेकिन अब अभय मित्तल के मुंह से सारी बात सुनने के बाद उन्हें पता चला था कि मित्तल खानदान की ये दोनों मुख्य सदस्य दिल्ली के अंडरवर्ल्ड किंग डेविल के साथ कोई डील करना चाहते हैं। अगर यह डील पूरी हो गई तो मित्तल खानदान मुंबई में और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर शायद ही कोई ऐसा खानदान होगा जो मुंबई से मित्तल खानदान को हटाने की हिम्मत रखता होगा। लेकिन अपने दोस्त के हॉस्पिटल ले जाने की बात सुनने के बाद मनीष तुरंत उसे खड़ा करता है और अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद अभय मित्तल अपनी जेब से फोन निकालता है और अपने डैड को फोन मिला देता है। यूनिकॉर्न इंडस्ट्री में इस समय मोनू के सामने एक 50 वर्ष से अधिक उम्र का इंसान खड़ा था जिसने हल्के नीले रंग का 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था। उस इंसान ने कलर से अपने बाल काले करवा रखे थे। वह इंसान सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए एश ट्रे में सिगरेट को झाड़ता है और सामने के सोफे पर बैठे मोनू की तरफ देखते हुए अपनी गंभीर आवाज में कहते हैं, मोनू क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बॉस का नंबर नहीं है? उन्हें फोन मिलाकर जल्दी बोलो, मुंबई से मित्तल खानदान के हेड कार्तिक मित्तल उनसे मिलने आए हैं। सोफे पर बैठा यह इंसान और कोई नहीं कार्तिक मित्तल था। वही कार्तिक मित्तल की बात सुनने के बाद मोनू एक गहरी सांस लेता है और कार्तिक मित्तल की तरफ देखते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में उनसे कहता है, देखिए मित्तल साहब, मेरे बॉस अपनी मर्जी के मालिक है और बात रही मेरे पास उनका नंबर है या नहीं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी मेरे बॉस हिमाचल से कल ही लौटे हैं तो उन्हें आपसे मिलने से ज्यादा रेस्ट की अधिक आवश्यकता है और मैं मेरे बॉस को कॉल करके उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए बेटर ही होगा कि आप उनसे मिलने के लिए थोड़ा वेट करें या फिर कल आए। कार्तिक मित्तल से इतना कहने के बाद मोनू अपनी कमर सोफे पर टिकाकर आराम से बैठ जाता है। वही मोनू की बात सुनने के बाद कार्तिक मित्तल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से भरी अपनी नजरों से मोनू को घूरते हुए उसे कहते हैं, मोनू मैं तुमसे इज्जत से पेश आ रहा हूँ तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूँ। वो तो मैं सिर्फ किंग डेविल की वजह से चुप हूँ, वरना अब तक मैं तुम्हें अच्छा सा सबक सिखा चुका होता और जिस अकड़ में तुम मुझसे बातें कर रहे हो ना, वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। शुक्र मनाओ तुम अभी मुंबई में नहीं हो वरना। कार्तिक मित्तल इससे आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही दरवाजे की तरफ से उन्हें एक मजाकिया आवाज सुनाई देती है, वरना क्या कर लोगे मित्तल साहब, या फिर आपकी ताकत देखने के लिए मुंबई चले? मुझे लगता है शायद आप भूल गए आपको मुंबई का तख्त किसने दिया है। यदि कोई आपको कुछ देने की ताकत रखता है तो वो इंसान उस चीज को वापस लेने की ताकत भी रखता है। मुझे लगा मुंबई मिलने के बाद आपका स्वभाव शांत हो जाएगा, लेकिन आप तो और ज्यादा घमंडी हो गए हैं। अगर यही हालत रहे तो मुझे मुंबई की गद्दी किसी और को देनी पड़ेगी। ये सब सुनते वक्त कार्तिक मित्तल दरवाजे की तरफ देख रहे थे। वहां से उन्हें एक 22 साल का लड़का अंदर आते हुए दिखाई देता है। उस लड़के के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी।
उस लड़के को देखकर कार्तिक मित्तल को अपनी आंखों के सामने एक लड़के की झलक दिखाई देती है। कार्तिक मित्तल उस लड़के को पहचान जाते हैं और अगले ही पल उनकी आंखों के सामने एक और चित्र दिखाई देता है। उस चित्र में एक 16 साल का लड़का अलग ही टशन में सिगरेट पी रहा था और उसके दूसरे हाथ में एक खंजर था जो पूरी तरह से खून में भीगा हुआ था। लेकिन इतना घायल होने के बाद भी उस लड़के का एटीट्यूड एकदम राजा महाराजा जैसा था। बहरहाल उस लड़के को दोबारा अपनी आंखों के सामने देखकर कार्तिक मित्तल का पूरा शरीर डर से पूरा कांप गया था। वह जैसे ही अपनी सफाई में मुंह खोलने वाला होता है तो अचानक से उसका फोन बजने लग जाता है। कार्तिक मित्तल बिना देखे कॉल जैसे ही काटने वाला होता है तो आरव उसे अपने हाथ से कॉल रिसीव करने को कहता है। आरव को कहीं ना कहीं अंदाजा था इस वक्त कार्तिक मित्तल के पास किसका कॉल आया होगा। आरव की बात मान कार्तिक मित्तल जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो आरव तुरंत कॉल को स्पीकर कर देता है। कार्तिक मित्तल ने देख लिया था फोन उसके बेटे अभय मित्तल है। दूसरी तरफ से अभय मित्तल की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। डैड, यहाँ दिल्ली में किसी ने मेरे जांघ में गोली मार दी और जब मैंने उसे आपका नाम बताया तो वो बोला उसके सामने आप भी कुछ नहीं है, वो जब चाहे आपको तब मसल सकता है और उसने ये भी बोला उसका नाम सुनने के बाद आप उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगेंगे। अभय मित्तल की बात सुनने के बाद कार्तिक मित्तल को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस समय आरव के सामने था इसलिए वह उसके सामने गुस्सा नहीं कर सकता था। लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से में उबल रहा था। अभय मित्तल की बात आरव ने भी सुनी थी। हालांकि उसे पता था अभय मित्तल जरूर अपने पिता को इस बारे में बताएगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी ये लड़का एक की दो लगाएगा। आरव तुरंत अभय मित्तल से पूछता है, कौन है वो लड़का, उसका नाम क्या है? वही अभय मित्तल आरव से बदला लेने के लिए इतना पागल हो चुका था कि उसने ध्यान ही नहीं फोन के दूसरे तरफ से उसे सुनाई देने वाली आवाज उसके पिता की नहीं बल्कि किसी और की है। अभय मित्तल तुरंत जवाब देते हुए कहता है, आरव। आरव नाम है उसका। अभय मित्तल को पूरा विश्वास था उसके पिता उस लड़के से अपने बेटे की इस हालत का बदला जरूर लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्तिक मित्तल जैसे ही अपने बेटे के मुंह से आरव नाम सुनता है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से आरव की तरफ देखता है। आरव भी कार्तिक मित्तल को देखते हुए बस मुस्कुरा रहा था। आरव की मुस्कान देख कार्तिक मित्तल का खून जम गया था। उसे विश्वास हो गया था उसके बेटे को गोली मारने वाला उसके सामने खड़ा ये शख्स ही है। एपिसोड 115 क्रूरता। कार्तिक मित्तल का फोन इस समय स्पीकर पर था, इसलिए आरव अभय मित्तल की सारी बात सुन पा रहा था। आरव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता जल्द ही तुम्हारे पास हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। इतना कहने के बाद आरव चुप हो जाता है। वहीं अभय मित्तल किसी और की आवाज सुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह आवाज सुनी सुनी महसूस हो रही थी। अभय मित्तल अपने पिता से कुछ बोल पाता उससे पहले यह रब कॉल रख देता है। हालांकि फोन इस समय कार्तिक मित्तल के पास था, लेकिन कार्तिक मित्तल में इतनी ताकत नहीं थी कि वह आरव के एक्शन को रोक सके। कॉल रखने के बाद आरव कार्तिक मित्तल की तरफ देखते हुए कहता है, मित्तल साहब, डील के बारे में तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आपका इस समय अपने बेटे के पास होना ज्यादा जरूरी है। इतना कहने के बाद आरव बिना कार्तिक मित्तल की बात सुन ऑफिस के अंदर चला जाता है। आरव के साथ साथ मोनू भी जाने लगता है। वही आरव को जाता देखकर कार्तिक मित्तल की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसे रोक दे। कार्तिक मित्तल भी ना चाहते हुए अपने पैर पटककर वहां से चला जाता है। इस समय कार्तिक मित्तल को अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पहला तो वह मोनू के सामने अपना एटीट्यूड दिखा रहा था जो सारी बात आरव ने सुन ली, और दूसरा उसके बेटे ने इस खतरनाक आदमी को इतना ज्यादा प्रवोक कर दिया कि उसने इसके पैर में गोली मार दी। वह तो शुक्र है कि आरव ने कार्तिक मित्तल का नाम सुनकर उसके सर में गोली नहीं मारी, वरना मुंबई के मित्तल खानदान का चिराग अचानक से दिल्ली में बुझ जाता, और अगर उसके बेटे को कुछ हो जाता तो भी वह कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि कार्तिक मित्तल को पता है कि जो इंसान उन्हें इस तरह की लाइफस्टाइल दे सकता है वह उनकी लाइफस्टाइल को भिखारी से भी बदतर बन सकता है। वही अपने ऑफिस में आने के बाद आरव मोनू से सारे अपडेट लेता है। मोनू से सारे अपडेट लेने के बाद जैसे ही आरव वहां से जाने वाला होता है तभी डोर नॉक होता है और बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, किंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस आवाज को सुनने के बाद आरव के चेहरे के हाव भाव एकदम नॉर्मल रहते हैं और नॉर्मल तरीके से ही आरव कहता है,
अंदर आ जाओ विश्वजीत। अंदर आने के बाद विश्वजीत आरव के सामने जाता है और आरव से कहता है, किंग अपने जैसा कहा था हमने वैसे ही सागर शेरावत को आपके विला में बांध दिया है। विश्वजीत की बात सुनने के बाद अचानक से आरव को याद आता है कि दिल्ली आने के बाद वह सागर शेरावत की बात को तो लगभग भूल ही गया था, लेकिन उस इंसान के बारे में सोचने से ही आरव को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब आरव ने अपना मन बना लिया था कि वह सागर शेरावत से रियल में अब डील करेगा, इसलिए वह अपनी जगह से खड़ा होता है और विश्वजीत की तरफ देखते हुए कहता है, रॉयल विला चलो। आरव की बात सुन विश्वजीत तुरंत अपनी गर्दन हिला देता है और तुरंत गाड़ी निकालने के लिए बाहर चला जाता है। आरव भी विश्वजीत के पीछे पीछे बाहर आ जाता है। थोड़ी देर में विश्वजीत एक सिल्वर कलर की जीप कंपास लेकर वहां पर आ जाते हैं। आरव ने अपनी गाड़ी को यहां पर आने के तुरंत बाद ही शोरूम भेज दिया था, क्योंकि अभय मित्तल की गाड़ी से टकराने के बाद आरव की गाड़ी भी पीछे से हल्की डैमेज हो गई थी। आरव बिना देर किए गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। आरव के बैठने के बाद विश्वजीत तुरंत गाड़ी का रॉयल विला की तरफ दौड़ा देता है। आरव की गाड़ी जैसे ही रॉयल विला के सामने आकर रुकती है तो विला के अंदर मौजूद सभी बॉडीगार्ड सतर्क हो जाते हैं, लेकिन वह जब गाड़ी के अंदर से आरव को उतरता देखते हैं तो सभी नॉर्मल हो जाते हैं। गाड़ी से उतरते वक्त आरव के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसका चेहरा एकदम सफेद कागज के जैसा था। आरव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वह सभी बॉडीगार्ड अपना गर्दन झुकाकर आरव को ग्रीट कर रहे थे। आरव जैसे ही विला के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी आंखें तुरंत किसी खूंखार जानवर की तरह हो जाती है, जो किसी भी वक्त कुछ भी चीर फाड़ कर रख देगा। उसकी नजरें काफी ज्यादा कठोर हो गई थी। उसकी नजर किसी धारदार चाकू से भी ज्यादा तीखी हो गई थी। जो नजर किसी के भी ऊपर पड़ जाए उसे अपने शरीर पर चाकू के चुभने का दर्द हो। विला के हाल में आने के बाद आरव एक बड़ी सी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। उसके सामने इस समय एक लड़का कुर्सी से बंधा हुआ था, जिसने अपने शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं पहन रखे थे और उसका शरीर पूरी तरह से लाल पड़ा हुआ था। उसके शरीर को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि किसी ने उसे बेरहमी से बहुत पिटा है। उस लड़के को बहुत जोर से नींद आ रही थी, लेकिन उसे सोने नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से वह लड़का काफी ज्यादा मेंटालिटी टॉर्चर हो गया था। आरव उस लड़के की तरफ देखते हुए बस इतना कहता है, सागर शेरावत तुझे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, तो अब देख ले तू यहाँ पर कैसी हालत में पड़ा है। ये सब तेरे साथ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तूने ऐश्वर्या को गलत नजरों से देखा और उसके साथ तूने गलत हरकत करने के बारे में सोचा। इतना कहने के बाद आरव अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे कर देता है। अगले ही पल एक बॉडीगार्ड आरव के हाथ में एक चमड़े की बेल्ट दे देता है, जिसे सरसों के तेल से नहलाया गया था। आरव इशारा करता है जिससे सागर सहरावत को खोल दिया जाता है और उसे एक बड़ी सी बर्फ की सिल्ली पर लेटा दिया जाता है। अचानक से बर्फ की सिल्ली पर लेटाने की वजह से सागर शेरावत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाता है। बर्फ के सिल्ली पर लेटाने की वजह से उसे अपने जख्मों में काफी दर्द हो रहा था। जब सागर शेरावत जोर से चीख रहा था तो आरव धीरे धीरे कदमों से उसके पास आता है और उस चमड़े की बेल्ट को एक राउंड अपने हाथ पर लपेटता है और फिर उस बेल्ट को टाइट पकड़ते हुए सीधा सागर शेरावत की पीठ पर जोरदार मार देता है। अचानक से बेल्ट लगने की वजह से सागर शेरावत एक दर्दनाक चीख निकाल देता है, लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लगातार बिना रुके सागर शेरावत को वह बेल्ट मारता रहता है। आरव की क्रूरता देखकर आज तो उसके बॉडीगार्ड भी उससे डरने लग गए थे। उनकी नजरों में शायद आज आरव से ज्यादा बेरहम कोई नहीं होगा। बार बार बेल्ट लगने और चीखने चिल्लाने की वजह से सागर शेरावत जब बेहोश हो जाता है तो आरव भी रुक जाता है और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। अपनी जगह पर बैठने के बाद आरव अपनी ठंडी निगाहों से सागर शेरावत को घूरता है। एपिसोड 116 गुप्त बातें। वह पर मौजूद किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरव आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद अचानक आरव धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा करता है। आरव की गर्दन सीधा होने के तुरंत बाद ही आरव की आंखें हल्के हरे रंग में चमकने लग जाती है। धीरे धीरे आरव की आंखें गहरे हरे रंग की होती जा रही थी। वहां पर मौजूद सभी बॉडीगार्ड जैसे ही आरव की तरफ देखते हैं तो उन सभी के पैर जम जाते हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल जाती है। वहां पर मौजूद हर बॉडीगार्ड का शरीर डर के मारे कांपने लगा गया था। इस समय आरव के विला में काफी भयानक माहौल बनता जा रहा था।
वहां पर मौजूद कुछ लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरे हॉल में हल्का काले रंग का कोहरा जमने लग जाता है। उस काले कोहरे में किसी को भी देखना नामुमकिन हो गया था। बस उस कोहरे में आरव की गहरे हरे रंग की आंख चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उस कोहरे में आरव की चमकती आंख किसी भयानक जानवर की लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे आरव की चमकती हुई आंखों की रोशनी भी मंद पड़ती जा रही थी। कुछ देर में उसकी हर में आरव की हरी चमकती आंखों को भी देखना नामुमकिन हो गया था। जैसे ही ऐसा होता है वहां से वह काले रंग का कोहरा अचानक से गायब होने लग जाता है। लेकिन जब वह कोहरा पूरी तरह से वहां से चला जाता है तो अपने सामने की दृश्य को देखकर वहां पर मौजूद सभी आंखें फाड़े देखते रहते हैं। लेकिन उन सभी बॉडीगार्ड का शरीर पसीने में एकदम भीग चुका था। उनकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। डर के मारे उन सभी का शरीर कांप रहा था, क्योंकि उनके सामने का दृश्य ही कुछ ऐसा था। जहां अब तक बेहोशी की हालत में सागर शेरावत पड़ा था, वहां पर अब सागर सहरावत के शरीर के कटे हुए अंग थे। उन सभी बॉडीगार्ड का दिमाग चलना बंद हो गया था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतने कम समय में किसी इंसान की इस तरह की हालत भी कर सकता है। वाकई में आरव से बहुत ज्यादा क्रूर और बेरहम था। हालांकि भले ही आरव के हाथ में सागर शेरावत की गर्दन थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखें समुद्र की गहरी और शांत थी, जिनमें न जाने कब जानलेवा लहरें और बवंडर उत्पन्न हो जाए। सागर शेरावत के मरने के बाद आरव अपनी आंखें बंद करता है और अपने आप को शांत करता है। अपने आप को शांत करने के बाद आरव अपनी जगह से खड़ा होता है और बिना किसी से कुछ भी बोले सीधा बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद आरव सीधा विश्वजीत की गाड़ी में बैठ जाता है। वही विश्वजीत भी तुरंत आकर गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी को विला से बाहर ले लेता है। जब आरव देखता कि विश्वजीत भी गाड़ी में बैठ चुका है तो आरव बस इतना कहता है, यूनिवर्सिटी चलो। इतना कह आरव अपनी आंखें बंद कर सीट पर अपना सर टिकाकर बैठ जाता है। वही आरव की बात सुन विश्वजीत तुरंत गाड़ी को यूनिवर्सिटी की तरफ ले लेता है, जहां इस समय आरव यूनिवर्सिटी जा रहा था। वहीं यूरोप की एक कंट्री जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के ऊपर इस समय 12 लोग बैठे हुए थे। उन सभी लोगों ने काले रंग के सूट पहन रखे थे और सभी के चेहरे पर एक काले रंग का मास्क था, जिस वजह से किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनमें से एक इंसान अपनी जर्मन लैंग्वेज में कहता है, हमने डेविल को मारने के लिए जिस टाइगर गैंग के लोगों को हायर किया था वह सभी मारे जा चुके हैं। उन सभी लोगों को डेविल ने ही मौके पर जान से मार डाला। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन शेरावत खानदान क्यों कर रहा है। उस इंसान की बात सुन दूसरा इंसान अपनी भारी भरकम और रोबदार आवाज में कहता है, ये डेविल पहले से ज्यादा खतरनाक होता आ रहा है। अपनी छोटी सी उम्र में ही इसने इंटरनेशनल माफिया तक को टक्कर देने की ताकत बना ली थी, लेकिन अब जब ये दोबारा से लौटा है तो पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक बनकर वापस आया है। मुझे लगता है उस लड़के की गायब होने का कारण ये ताकत की दुनिया थी, क्योंकि जब उस लड़के ने अपनी उस उम्र में इंटरनेशनल माफिया तक को खौफ खाने पर मजबूर कर दिया था, तो वह लड़का उस समय अपने पीक पर था। लेकिन शायद उसे उस समय मार्शल आर्ट से अलग ताकतों के बारे में पता चल चुका होगा और अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए वह गायब हो गया होगा। उस इंसान की बात खत्म होने के तुरंत बाद वहां पर सन्नाटा छा जाता है। तभी एक कोने में बैठा इंसान बिना अपनी गर्दन ऊपर उठाए सभी से कहता है, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इंसान 6 साल में ही इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। अगर देखा जाए तो 6 साल में चक्रीय मंडल का योद्धा बनना नामुमकिन है और डेविल की ताकत को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह चक्रीय मंडल का भी टॉप एक्सपर्ट है। उसकी बात से सहमत होते हुए उसके बगल में बैठा इंसान कहता है, तुम सही कह रहे हो, उसकी ताकत चक्रीय मंडल के टॉप एक्सपर्ट के जितनी है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके जैसा खतरनाक इंसान अहलूवालिया खानदान की बड़ी बेटी से कैसे प्यार कर बैठा। अगर उसकी ताकत को देखा जाए तो अहलूवालिया खानदान उसके सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके लिए अहलूवालिया खानदान से ज्यादा फायदेमंद शास्त्री खानदान से रिश्ता बनाना होता।